आज हम शरीर के एक ऐसे अंग पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, लेकिन जो चुपचाप हमारे सबसे ज़रूरी काम करता है, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। और ये सचमुच दिलचस्प है। शरीर के कुछ सबसे जरूरी हिस्से अक्सर सबसे कम चर्चित होते हैं। पैंक्रियास शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसा बिहाइंड द सीन्स वर्कर है जिसके बिना शो चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है द पैंक्रियास डुअल सिस्टम फंक्शंस, और आज का मिशन है इसी स्रोत की मदद से पैंक्रियास की दोहरी भूमिका को समझना। मुझे इसमें एक लाइन ने बहुत आकर्षित किया, कौन सी? जहां इसे एक ऐसी फैक्ट्री की तरह बताया गया है जिसमें दो पूरी तरह से अलग-अलग प्रोडक्शन लाइनें हों। ये एनालॉजी मुझे बहुत बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और ये एनालॉजी एकदम सही बैठती है। ज्यादातर अंग शरीर के किसी एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जैसे दिल सर्कुलेटरी सिस्टम का या फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सही। लेकिन पैंक्रियास एक तरह से दो टीमों के लिए खेलता है। ये पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही बात इसे शरीर में बिल्कुल अनोखा बनाती है। तो बातचीत शुरू करने से पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये है कहाँ? मुझे लगता ज्यादातर लोगों को इसका ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं होगा। और यही इसके गुमनाम रहने की एक बड़ी वजह है। स्रोत के मुताबिक ये पेट के ठीक पीछे और हमारी रीढ़ की हड्डी के आगे आंतों के ऊपरी हिस्से में लेटा हुआ होता है। अच्छा। ये एक तरह से शरीर के बाकी अंगों के ट्रैफिक के बीच छिपा हुआ है। आप अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती हैं, फेफड़ों से सांस लेते हुए महसूस कर सकती हैं, पर पैंक्रियास उसे आप कभी महसूस नहीं करते? कभी नहीं। वो बस चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो इस दोहरी फैक्ट्री वाली बात पर वापस आते हैं। ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। अगर ये एक फैक्ट्री है तो ये दो प्रोडक्शन लाइनें एक दूसरे से कितनी अलग हैं? फैक्ट्री आखिर बना क्या रही है? ये दोनों लाइनें मतलब दिन और रात जितनी अलग हैं। पहली प्रोडक्शन लाइन का काम है हमारे खाए हुए भोजन को तोड़ना, और दूसरी का काम है उस भोजन से मिली ऊर्जा यानी शुगर को पूरे शरीर में मैनेज करना। एक का ताल्लुक शरीर में क्या आ रहा है उससे है, और दूसरे का जो आया है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है उससे। ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ तो ये मेरे खाने को पचाने में मदद कर रहा है और उसी वक्त ये मेरे ब्लड शुगर को भी मैनेज कर रहा है। इट्स डूइंग टू फुल टाइम जॉब्स एट वंस। एग्जैक्टली। और ये दोनों ही काम सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इस फैक्ट्री की पहली प्रोडक्शन लाइन को करीब से देखते हैं, पाचन वाली। ये कैसे काम करती है? ये कौन से प्रोडक्ट बना रही है? ये पैंक्रियास की बहिश्रावी यानी एक्सोक्राइन भूमिका है। एक्सोक्राइन? हाँ, सीधे शब्दों में एक्सोक्राइन मतलब जो अपना प्रोडक्ट, इस केस में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक पाइपलाइन के जरिए बाहर भेजता है। एक पाइपलाइन? हाँ, जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये पाइपलाइन सीधे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, जहां पाचन का ज्यादातर काम होता है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, पैनक्रियास काम पर लग जाता है और अपनी पाइपलाइन के जरिए ये एंजाइम छोटी आंत में भेज देता है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली एंजाइम नहीं होते। इन्हें आप पाचन की हेवी लिफ्टिंग टीम कह सकते हैं। स्रोत बताता है कि ये 3 मुख्य तरह के एंजाइम बनाता है। 3 तरह के? हाँ, पहला एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, दूसरा लाइपेज जो फैट को तोड़ता है, और तीसरा प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ता है। इनके बिना हम दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना भी खा लें, हमारा शरीर उसे सोख ही नहीं पाएगा। मतलब वो बस बिना इस्तेमाल हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये वो टीम है जो बड़े बड़े रॉ मटेरियल को छोटे छोटे इस्तेमाल होने लायक पुर्जों में बदलती है। लेकिन क्या होता है जब ये प्रोडक्शन लाइन खराब हो जाती है? जब ये एक्सोक्राइन सिस्टम गड़बड़ाता है तो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो सकती है जिसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस? हाँ, इसमें होता यह है कि वो पावरफुल एंजाइम जो छोटी आंत में एक्टिवेट होने चाहिए, वो पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। एक तरह से फैक्ट्री अपने ही प्रोडक्ट से खुद को ही पचाना शुरू कर देती है। इससे बहुत ज्यादा सूजन और दर्द होता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। ठीक है, तो ये थी पहली प्रोडक्शन लाइन। अब उस दूसरी ज्यादा रहस्यमयी लगने वाली लाइन पर आते हैं जो हार्मोन्स बनाती है। ये कैसे काम करती है? ये पैंक्रियास की अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन भूमिका है। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है। कोई पाइपलाइन नहीं? नहीं। एंडोक्राइन का मतलब है जो अपना प्रोडक्ट यानी हार्मोन्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ये एक तरह की वायरलेस डिलीवरी है। ये हार्मोन्स खून के जरिए पूरे शरीर में सफर करते हैं और हर कोशिका तक संदेश पहुंचाते हैं।
तो ये फैक्ट्री का इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है। एक डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना के पाइपलाइन से बाहर भेज रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट वायरलेस सिग्नल भेजकर पूरी फैक्ट्री यानी पूरे शरीर की एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। और इस मैनेजमेंट के दो सबसे जरूरी मैनेजर हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हाँ, जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन कोशिकाओं के लिए एक चाबी की तरह काम करता है जो उनके दरवाजे खोलकर कहती है, चलो खून से शुगर अंदर लो और उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करो या भविष्य के लिए जमा कर लो। और ग्लूकागॉन इसका ठीक उल्टा करता होगा, है ना? एकदम सही। जब हम काफी देर तक कुछ नहीं खाते और ब्लड शुगर कम होने लगता है तो पैंक्रियाज ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ये लिवर को सिग्नल भेजता है कि जो शुगर तुमने स्टोर करके रखी है उसे वापस खून में भेजो ताकि शरीर को एनर्जी मिलती रहे। ये दोनों हार्मोन्स एक डांस की तरह काम करते हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल एक बहुत ही संकरी रेंज में बना रहता है। बिल्कुल। स्रोत में इन हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं के एक खास नाम का जिक्र है जो मुझे बहुत अजीब लगा। लैंगरहैंस के द्वीप। हाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये तो किसी फैंटेसी नॉवल की जगह लगती है। हु केम अप विद दैट नेम? इसे एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट पॉल लैंगरहैंस ने 19th सेंचुरी में खोजा था। उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि पैंक्रियाज के टिश्यू में कोशिकाओं के छोटे छोटे द्वीप या समूह बिखरे हुए हैं जो बाकी कोशिकाओं से अलग दिखते थे। अच्छा। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम लैंगरहैंस के द्वीप पड़ गया। और कमाल की बात यह है कि हार्मोन बनाने वाली ये कोशिकाएं पूरे पैंक्रियाज के वजन का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा होती हैं। क्या? बस 1 या 2%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब इतना छोटा सा हिस्सा पूरे शरीर का एनर्जी मैनेजमेंट संभालता है। इट्स लाइक अ टाइनी सीईओ's ऑफिस रनिंग अ मैसिव कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। और जब ये सीईओ का ऑफिस ठीक से काम नहीं करता तब डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, जहां या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक ही अंग में 2 इतने अलग और इतने महत्वपूर्ण काम एक साथ हो रहे हैं। क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? मतलब क्या एक सिस्टम की प्रॉब्लम दूसरे पर असर नहीं डालती होगी? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये दोनों सिस्टम एक ही घर में रहते हैं और एक कमरे में लगी आग दूसरे कमरे को प्रभावित कर सकती है। हाँ। जैसे मैंने पहले गंभीर पैंक्रियाटाइटिस का जिक्र किया था, जो एक एक्सोक्राइन समस्या है। उस सूजन की वजह से लैंगरहैंस के द्वीप यानी एंडोक्राइन कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। नतीजा, मरीज को डायबिटीज हो सकती है। तो पाचन तंत्र की एक समस्या ने सीधे सीधे हार्मोनल सिस्टम पर असर डाल दिया। तो ये दोनों प्रोडक्शन लाइनें एक ही पावर ग्रिड और एक ही बिल्डिंग शेयर कर रही हैं। एक में शॉर्ट सर्किट हुआ तो दूसरे का ठप होना मुमकिन है। बिल्कुल। ये शरीर की जटिलता और उसके आपसी जुड़ाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुछ भी अलग थलग काम नहीं कर रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो पैंक्रियाज एक मास्टर मल्टीटास्कर है। ये चुपचाप हमारे पेट के पीछे बैठकर दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा है। सही। इसका एक हिस्सा ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे भोजन से पोषक तत्व निकलें और दूसरा हिस्सा ये देख रहा है कि उन पोषक तत्वों से मिली ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये शरीर की अद्भुत कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। विकास एवोल्यूशन ने एक ऐसा समाधान खोजा जहां एक ही अंग में 2 महत्वपूर्ण सिस्टम को फिट कर दिया गया। इससे जगह और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। ये दिखाता है कि शरीर कैसे कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए बना है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि पैंक्रियास सिर्फ एक सामान्य अंग नहीं है, बल्कि एक 2-in-1 पावर हाउस है। वो फैक्ट्री जिसकी 2 प्रोडक्शन लाइनें हैं और दोनों ही हमारे शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य हैं। एक के बिना हम पोषक तत्व नहीं ले सकते और दूसरे के बिना हम ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही कहा। स्रोत हमें पैंक्रियास के इन दोनों कामों के बारे में बताता है, लेकिन ये हमें एक विचार के साथ भी छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। और हम हमेशा एक ऐसे ही विचार के साथ अपनी बातचीत खत्म करना पसंद करते हैं। सोचने वाली बात यह है, हमने देखा कि कैसे इस फैक्ट्री की एक लाइन में आई खराबी दूसरी को प्रभावित कर सकती है। तो आज के दौर में हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमारे प्रोसेस्ड फूड से भरपूर आहार, हमारा तनाव का स्तर, हमारी कम शारीरिक गतिविधि इस एक अकेले अंग पर कितना दबाव डाल रही होगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
यह एक ही समय में हमारे खाने की खराब क्वालिटी को भी संभाल रहा है और उससे होने वाले ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को भी। ये पाचन और ऊर्जा दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस चुपचाप काम करने वाले अंग से उसकी क्षमता से ज्यादा काम ले रहे हैं? नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक बेहद कुशल केमिकल फैक्ट्री है जो हर दिन काम करती है? बिल्कुल। और ये फैक्ट्री एक ऐसा शक्तिशाली तरल पदार्थ बनाती है जिसकी मात्रा शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। आज हम पाचन तंत्र के एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। अग्न्याशय यानी पैंक्रियास और उसका बनाया हुआ रस। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन असल में ये हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने की पूरी प्रक्रिया की एक तरह से नींव है। हमारे पास जो स्रोत है वो अग्न्याशयी रस और पाचन क्रिया नाम का एक लेख है। तो आज हमारा मिशन है इस साधारण से दिखने वाले रस के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान को समझना। हाँ, कि ये कैसे बनता है, कहाँ जाता है और इसका असली काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस बात से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, इसकी मात्रा। ये फैक्ट्री आखिर हर दिन कितना उत्पादन करती है? ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। अग्न्याशय हर दिन औसतन करीब-करीब 1 से 4 लीटर तक अग्न्याशयी रस बनाता है। 1 मिनट, 4 लीटर? जी, 4 लीटर तक। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब पानी की 2 बड़ी बोतलों के बराबर हर रोज। हर रोज। और ये सिर्फ पानी तो नहीं है ना? इस रस में आखिर ऐसा क्या खास है? यही तो असली कमाल है। ये कोई साधारण तरल नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली केमिकल कॉकटेल है। इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। अच्छा। पहला है एंजाइमों का एक पूरा दस्ता, जैसे एमिलेज जो कार्बोहाइड्रेट पर हमला करता है, प्रोटीएज प्रोटीन की लंबी लड़ियों को कैंची की तरह काटता है, और लाइपेज वो हमारे खाने में मौजूद फैट यानी वसा को तोड़ता है। तो एक तरह की केमिकल सेना है जी जो भोजन के हर हिस्से पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। बिल्कुल। हर एंजाइम एक स्पेशलिस्ट सैनिक की तरह है जिससे अपना टारगेट पता है। पर आपने कहा इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। एंजाइम के अलावा दूसरा क्या है? इसका दूसरा हीरो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट? हाँ, और इसके बिना सच कहूं तो सारे एंजाइम किसी काम के नहीं रहेंगे। देखिए, पेट से जो भोजन छोटी आंत में आता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ, पेट के एसिड की वजह से। सही। अगर उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए तो वो आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और एंजाइम भी काम नहीं कर पाएंगे। यहीं पर बाइकार्बोनेट काम आता है। ये उस एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब बेअसर कर देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ भोजन को पचाने वाला रस नहीं है, बल्कि यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी है जो हमारे सिस्टम को संतुलित रखती है। बिल्कुल। यह तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा लगता है। शरीर को कैसे पता चलता है कि कब ज्यादा रस बनाना है और कब कम? सही सवाल, और इसका जवाब हार्मोन्स में छिपा है। ये पूरी सप्लाई चेन हार्मोन्स के आदेश पर चलती है। हार्मोन्स? जी। जैसे ही भोजन पेट से निकलकर छोटी आंत के पहले हिस्से में पहुंचता है, आंत की दीवारें 2 शक्तिशाली हार्मोन छोड़ती हैं, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकिनिन, जिसे सीसीके भी कहते हैं। सेक्रेटिन और सीसीके? हाँ, सिक्रेटिन अग्न्याशय को बाइकार्बोनेट से भरपूर रस बनाने का सिग्नल देता है और सीसीके वो एंजाइम से भरपूर रस बनाने का। मतलब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक और डिमांड पर आधारित है। शरीर खुद आकलन करता है कि खाने में कितना एसिड है, कितना फैट है, और उसी हिसाब से सही केमिकल का ऑर्डर देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। तो शादी की दावत के बाद जो भारीपन और नींद महसूस होती है, शायद उसका एक कारण ये भी है कि हमारा पैंक्रियाज ओवरटाइम काम कर रहा होता है। बिल्कुल। उस वक्त ये फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही होती है। तो ये अविश्वसनीय केमिकल कॉकटेल तो बन गया, लेकिन फैक्ट्री में बना माल अगर सही जगह और सही समय पर ना पहुंचे तो वो बेकार है। हाँ, और यहीं से इसकी यात्रा की कहानी शुरू होती है, जो किसी बड़े शहर के ट्रैफिक सिस्टम से कम नहीं है। ठीक है, तो ये शक्तिशाली रस अग्न्याशय में बन चुका है। अब इसे सही जगह पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स तो और भी ज्यादा जटिल होगा। ये यात्रा होती कैसे है? ये एक बहुत ही संगठित नेटवर्क है। अग्न्याशय के अंदर हजारों छोटी-छोटी नलिकाएं यानी डक्ट्स होती हैं। अच्छा, छोटी छोटी गलियों की तरह। हाँ, आप उन्हें एक बड़े कारखाने से निकलने वाली छोटी-छोटी गलियों की तरह सोच सकती हैं। ये रस पहले इन गलियों में आता है। और फिर ये सारी गलियां कहीं जाके मिलती होंगी एक बड़े रास्ते पर? बिल्कुल। ये सभी छोटी नलिकाएं मिलकर एक मुख्य अग्नाशयीय वाहिनी यानी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में खुलती हैं। ये उन सभी छोटी गलियों को जोड़ने वाला एक तरह का मेन हाईवे है।
तो एक एक्सप्रेसवे है जो इस रस को उसकी मंजिल तक ले जाएगा। पर क्या ये एक एक्सक्लूसिव रास्ता है या इसे दूसरे ट्रैफिक के साथ शेयर करना पड़ता है? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये हाईवे अकेला नहीं है। अच्छा, आगे जाकर मुख्य अग्नाशीय वाहिनी का विलय एक और बड़ी नली से होता है, जिसे पित्त नली यानी बाइल डक्ट कहते हैं। ये नली लिवर से आने वाले पित्त यानी बाइल को लेकर आती है। पित्त यानी बाइल, ये तो पाचन का एक और बड़ा खिलाड़ी है। जी। तो एक जंक्शन पर दो अलग-अलग हाईवे आकर मिल जाते हैं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग फैक्ट्रियों से आने वाले दो शक्तिशाली तरल पदार्थ हैं, जो एक ही रास्ते पर मिलने वाले हैं। पित्त का खास काम क्या है? पित्त का काम बहुत अनोखा है। हमारे खाने में जो फैट होता है वो पानी में घुलता नहीं है। सही। वो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में रहता है, जिस पर लाइपेज एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाता। पित्त यहाँ एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। डिटर्जेंट की तरह? हाँ, ये फैट के बड़ी बूंदों को तोड़कर हजारों छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम चिकनाई वाले बर्तन पर साबुन लगाते हैं और तेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल वैसा ही। ऐसा करने से फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और लाइपेज एंजाइम उसे आसानी से पचा पाता है। कमाल है। तो अब हमारे पास दो तरल हैं, एक जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और खाने को तोड़ता है, और दूसरा जो फैट को पचाने के लिए तैयार करता है। और अब ये दोनों एक साथ अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये तालमेल तो सचमुच हैरान करने वाला है। तो अब ये दोनों शक्तिशाली तरल पदार्थ एक होकर कहाँ जाते हैं? वो कौन सी जगह है जहाँ पाचन का असली एक्शन होता है? उनकी मंजिल है छोटी आंत का पहला हिस्सा, जिसे ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम कहते हैं। डुओडेनम? जी, यही वो जगह है जिसे हम पाचन प्रक्रिया का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं। जैसे ही पेट से आधा पचा हुआ एसिडिक भोजन यहां पहुंचता है, ये अग्नाशयी रस और पित्त का मिश्रण उस पर छोड़ दिया जाता है। तो डुओडेनम में एक पूरी केमिकल वर्कशॉप शुरू हो जाती है। और ये कोई साधारण मिश्रण नहीं होगा, बल्कि एक बहुत ही सलीके से होने वाली प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर चीज सही समय पर होती है। सबसे पहला काम होता है बाइकार्बोनेट का। वो आते ही एसिड को शांत करता है, माहौल को ठीक करता है। हाँ, माहौल ठीक होते ही पित्त फैट का इमल्सिफिकेशन शुरू कर देता है, और जैसे ही फैट छोटे टुकड़ों में टूटता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं, एंजाइमों की सेना, लाइपेज, प्रोटीएज और एमिलेज, वो सब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी टाइमिंग में जरा भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी पाचन प्रक्रिया बिगड़ सकती है। बिल्कुल। अगर बाइकार्बोनेट देर से पहुंचे तो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। अगर पित्त ना हो तो फैट पचेगा नहीं। ये सिर्फ उत्पादन और परिवहन नहीं, बल्कि टाइमिंग का भी खेल है। हर कदम दूसरे पर निर्भर है। ये शरीर के अंगों के बीच एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। कौन कौन से अंग? लिवर, पित्ताशय और अग्न्याशय, ये सभी छोटी आंत के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि हमें भोजन से वो ऊर्जा और पोषण मिल सके जिसकी हमें जरूरत है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अग्न्याशय सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक बेहद उन्नत केमिकल फैक्ट्री है। सही, जो हर दिन 4 लीटर तक एक ऐसा शक्तिशाली रस बनाता है, जिसमें भोजन के हर हिस्से को तोड़ने वाले एंजाइम और पेट के एसिड को बेअसर करने वाला बाइकार्बोनेट होता है। और ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम से नियंत्रित होता है, जो हार्मोन्स के जरिए काम करता है। बिल्कुल। फिर यह रस एक जटिल पाइपलाइन सिस्टम से गुजरता है, जहां ये लीवर से आने वाले पित्त के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर छोटी आंत में पाचन के सबसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते हैं। ये वाकई हमें हमारे शरीर के अंदर चल रही इस अदृश्य दुनिया के प्रति एक नई सराहना देता है। हर निवाले के पीछे कितनी जटिल और सुंदर प्रक्रिया चल रही होती है। और यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है। क्या? आज हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझा, जो कितनी जटिल और सटीक है। जरा सोचिए कि अगर इस रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा भी बाधित हो जाए तो क्या हो सकता है। मतलब अगर कोई नली ब्लॉक हो जाए, या कोई एक हार्मोन का सिग्नल ठीक से ना पहुंचे, ये हमें हमारे आंतरिक सिस्टम की मजबूती और उसकी नाजुकता दोनों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं ना, तो सारा ध्यान हमेशा बड़े ग्लैमरस अंगों पर जाता है। जैसे दिल हो गया। हाँ, दिल जो हर पल धड़क रहा है, या फिर दिमाग जहां से हमारे सारे ख्याल आते हैं। बिल्कुल।
लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे गुमनाम हीरो भी हैं जो चुपचाप, मतलब बिना किसी शोर शराबे के, हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी काम करते हैं। सही कहा। और आज हम ऐसी ही एक अंग, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास की गहराई में उतरेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज का हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि पैंक्रियास क्या करता है। अच्छा। मकसद ये है कि हम उस कहानी को समझें कि हमारा शरीर ऊर्जा के एक लगातार संकट से कैसे जूझता है। ऊर्जा का संकट, ये सुनने में काफी नाटकीय लगता है भी। सोचिए, हर भोजन एक बाढ़ की तरह है और भोजन के बिना हर घंटा एक सूखे की तरह। और इस पूरे संकट को संभालने वाला सीक्रेट एजेंट है हमारा पैंक्रियास। वाह, ये सोचने का एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो मतलब ऊर्जा प्रबंधन की कला है। बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर चल रहे इस हाई स्टेक्स गेम को समझना हमें ये बताता है कि हमारा मूड, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा का स्तर, ये सब पल पल कैसे तय होता है। तो ये सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर पल बेहतरीन तरीके से काम करने के बारे में है। तो चलिए फिर इस कहानी को खोलते हैं। स्रोत का जो सबसे पहला बिंदु है वो यही है कि पैंक्रियास हार्मोन बनाता है। हाँ, पर ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो इन हार्मोनों के काम करने के तरीके में छिपी है ना? बिल्कुल। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज यानी शुगर, जो हमें खाने से मिलती है। हाँ, और जब हम कुछ खाते हैं, खासकर कार्ब्स, तो हमारे खून में अचानक से शुगर की बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, वरना ये तबाही मचा सकती है। और यहीं पर पैंक्रियास का पहला हथियार काम आता है, इंसुलिन। हाँ, जैसे ही खून में शुगर का स्तर बढ़ता है, पैंक्रियास तुरंत इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक चाबी की तरह देखना। अच्छा, चाबी और ताले वाली बात। हाँ, ये मुझे हमेशा से बड़ी दिलचस्प लगती है जी। कि शरीर की हर कोशिका एक घर की तरह है जिसके दरवाजे पे ताला लगा है। बिल्कुल। और इंसुलिन वो चाबी है जो उस ताले को खोलती है, ताकि शुगर अंदर जा सके और ऊर्जा में बदल सके। हाँ, ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा जटिल और शानदार है। अच्छा। ये सिर्फ एक चाबी और एक ताला नहीं है। सोचिए, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। मतलब खरबों ताले? हाँ, खरबों ताले। और पैंक्रियास हर सेकंड ये हिसाब लगा रहा है कि किस हिस्से को कितनी ऊर्जा की जरूरत है, और ठीक उतनी ही चाबियां यानी इंसुलिन वहां भेज रहा है। अरे वाह। यह किसी विशाल शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने जैसा है, जहां हर गाड़ी को उसकी मंजिल तक बिना जाम लगाए पहुंचाना है। तो ये सिर्फ दरवाजा खोलना नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट डिलीवरी सिस्टम है। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। कभी-कभी ये ताले ही खराब हो जाते हैं। हाँ, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल। ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोशिकाओं के तालों में जैसे जंग लग गया है। अच्छा। पैंक्रियास चाबियां तो बना रहा है, इंसुलिन भेज रहा है, लेकिन वो चाबियां ताले में ठीक से घूम नहीं पा रही हैं। तो दरवाजे पूरी तरह नहीं खुलते। और नतीजा, शुगर कोशिकाओं के बाहर खून में ही जमा होती रहती है और शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। और पैंक्रियास और ज्यादा मेहनत करता है। हाँ, वो इस समस्या को देख के और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, ये सोचकर कि शायद ज्यादा चाबियां काम कर जाएं, लेकिन इससे वो थकने लगता है। और यहीं से कई स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत होती है। सही है। ये तो सच में गहरा पहलू है। तो इंसुलिन वो शुगर की बाढ़ को संभालता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ऊर्जा का सूखा। हाँ, ऊर्जा का सूखा। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते या बहुत ज्यादा वर्जिश कर लेते हैं, तब हमारे खून में शुगर का स्तर गिरने लगता है। मुझे वो एहसास याद है जब भूख से चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है। क्या वो शरीर का अलार्म है? हाँ, आप उसे शरीर का SOS सिग्नल कह सकते हैं। और इस सिग्नल पर पैंक्रियास अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल करता है, ग्लूकागॉन। जब शुगर का स्तर एक खतरनाक लेवल से नीचे जाने लगता है, तो पैंक्रियास ग्लूकागॉन छोड़ता है। ये एक आपातकालीन संदेश की तरह है जो सीधे शरीर के एनर्जी बैंक यानी हमारे लिवर तक। हाँ, बिल्कुल, हमारे लिवर तक जाता है। तो ग्लूकागॉन लिवर को जाकर कहता है, इमरजेंसी है, हमारे पास जो भी शुगर जमा है उसे फौरन वापस खून में भेजो। एकदम सही। लिवर हमारे शरीर का बैकअप जनरेटर है। बैकअप जनरेटर, अच्छा है। उसने ग्लाइकोजन के रूप में शुगर जमा कर रखी होती है। ग्लूकागॉन का संदेश मिलते ही लिवर इस जमा शुगर को तोड़कर वापस ग्लूकोज में बदलता है और उसे खून में छोड़ देता है। और ब्लड शुगर का स्तर तुरंत वापस सामान्य हो जाता है।
हाँ, और दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों को ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये एक कमाल का संतुलन है। इंसुलिन शुगर को कम करता है, ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है। एक ब्रेक की तरह है तो दूसरा एक्सेलरेटर। सही। लेकिन ये संतुलन इतना नाजुक क्यों है? मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये संतुलन हमारे सबसे जरूरी अंगों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका महत्व और भी साफ हो जाता है। स्रोत खास तौर पर 4 अंगों का जिक्र करते हैं: हृदय, यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क। शरीर के वीआईपी। बिल्कुल, ये शरीर के वीआईपी हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा नखरीला और ऊर्जा का भूखा हमारा मस्तिष्क है। हाँ, मैंने स्रोतों में एक बात पढ़ी जिसने मुझे चौंका दिया। हमारा दिमाग जो शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, हमारी कुल ग्लूकोज का लगभग 20% अकेले ही खा जाता है। जी। या तो एक छोटी सी सुपर कार जैसा है जिसमें एक बहुत बड़ा शक्तिशाली इंजन लगा हो। ये बिल्कुल सही तुलना है। और इस सुपर कार को 1 सेकंड के लिए भी ईंधन की कमी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। अगर ब्लड शुगर का स्तर थोड़ा भी कम होता है तो सबसे पहले दिमाग पर असर पड़ता है। सोचने में दिक्कत, ध्यान भटकना, धुंधलापन महसूस होना। और अगर बहुत ज्यादा गिर जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसी तरह हमारे दिल को हर धड़कन के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए, गुर्दों को खून साफ करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये संतुलन इन वीआईपी अंगों को एक भरोसेमंद स्थिर ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करता है। तो ये ऐसा है जैसे किसी शहर की पावर ग्रिड को स्थिर रखना, ताकि अस्पताल, एयरपोर्ट, इमरजेंसी सेवाएं कभी बंद ना हो। अगर पावर सप्लाई में उतार चढ़ाव हो तो पूरे शहर में अराजकता फैल जाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये सिर्फ ऊर्जा की कमी की बात नहीं है। मतलब अगर खून में शुगर का स्तर लंबे समय तक बहुत ज्यादा बना रहे तो ये जहर की तरह काम करता है। हाँ, जहर की तरह। हाँ, ये अतिरिक्त शुगर खून की नसों की दीवारों से चिपक कर उन्हें सख्त और संकरा बना देती है, जिससे दिल, गुर्दे और आंखों को भारी नुकसान पहुंचता है। तो पैंक्रियास सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, ये एक प्रोटेक्टर भी है जो इन अंगों को नुकसान से बचाता है। तो अब तक की सारी जानकारी को अगर एक साथ रखें तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाज हमारे शरीर का ब्लड शुगर थर्मोस्टेट है? थर्मोस्टेट। जैसे घर का थर्मोस्टेट तापमान को एक तय सीमा में रखता है, वैसे ही पैंक्रियाज ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। सही, थर्मोस्टेट कहना सही है, लेकिन मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी। यह एक स्मार्ट और लर्निंग थर्मोस्टेट है। स्मार्ट और लर्निंग? जी। यह सिर्फ वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देता, यह हमारे पैटर्न को सीखता है। अच्छा। इसे पता होता है कि हम कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब वर्जिश करते हैं, और यह उन स्थितियों के लिए पहले से तैयारी करता है। ये तो अविश्वसनीय है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और भविष्य का अनुमान लगाने वाला सिस्टम है जो हर पल हमारे शरीर को बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार रखता है। ये सोचना ही कमाल है कि ये सब हमारे अंदर बिना हमारी जानकारी के हो रहा है। स्रोतों में एक बात और सामने आती है कि यह सिस्टम शायद उस जमाने के लिए बना था जब इंसानों को भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। यानी लंबे समय तक भूखा रहना और फिर अचानक से ढेर सारा खाना। लेकिन आज की जीवन शैली, जहां हर कुछ घंटों में स्नैक्स और मीठी चीजें उपलब्ध हैं। सही। क्या ये इस प्राचीन सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल रही? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा पैंक्रियाज एक ऐसे माहौल के लिए डिजाइन किया गया था जहां बाढ़ और सूखे के बीच लंबा अंतराल होता था। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने इसे लगातार बाढ़ की स्थिति में डाल दिया है। हर थोड़ी देर में शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स का हमला होता है, जिससे पैंक्रियाज को लगातार इंसुलिन बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे किसी इमरजेंसी वर्कर से 24 घंटे 7 दिन बिना किसी ब्रेक के काम करवाना। जाहिर है समय के साथ सिस्टम पर तनाव बढ़ेगा और उसके थकने का खतरा भी। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? पहले बात तो ये कि पैंक्रियाज सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि हमारे शरीर का मास्टर एनर्जी रेगुलेटर है। एकदम सही। दूसरा, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के 2 हार्मोनों का इस्तेमाल करके एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक संतुलन बनाता है, जो ब्रेक और एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं। हाँ, और तीसरा और सबसे जरूरी, ये संतुलन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंगों, खासकर हमारे दिमाग के सही तरीके से काम करने की गारंटी है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और जिंदा रहने की बुनियाद है। बिल्कुल सही।
और स्रोत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये सिस्टम कितना अद्भुत और नाजुक है। और इसी समझ से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या? स्रोत इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि पैंक्रियास ब्लड शुगर पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और हम कितने सक्रिय रहते हैं, जो इस मास्टर रेगुलेटर की मदद कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसके काम में और मुश्किलें पैदा करें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अंग की कहानी नहीं है, ये हमारे और हमारे शरीर के बीच के रिश्ते की कहानी है। हमारे शरीर के अंदर ना एक जासूस छिपा है, मतलब इतना छोटा और गुमनाम कि इसका वजन ताश की गड्डी से भी कम है, पर ये हमारे ऊर्जा के हर सोर्स पर नजर रखता है। जब तक ये खामोशी से काम करता है सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन ये गड़बड़ाता है शरीर में जैसे भूचाल आ जाता है। आज हम इसी जासूस यानी अग्न्याशय या पैंक्रियास के रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे इस अंग की दोहरी जिम्मेदारियों और उन मुश्किलों के बारे में बताते हैं जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है। जासूस शब्द का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सचमुच पर्दे के पीछे काम करता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डायबिटीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी भूमिका उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमारे पाचन तंत्र और हमारे हार्मोनल सिस्टम के बीच एक पुल की तरह है। एक ही अंग है जो दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन उतने ही जरूरी काम करता है, और सोर्सेज में इसी दोहरी भूमिका पर जोर दिया गया है जो इसे शरीर का एक, आप कह सकते हैं, अनोखा खिलाड़ी बनाता है। तो चलिए इसकी बनावट से ही शुरू करते हैं। सोर्सेज में इसका आकार एक टैडपोल जैसा बताया गया है, मतलब एक सिरा मोटा और दूसरा पतला, करीब करीब 6 इंच लंबा, और इसकी सतह वो मक्के के भुट्टे की तरह ऊबड़ खाबड़ है। ये सोचना भी अजीब है कि हमारे पेट के ठीक पीछे ऐसी बनावट वाली कोई चीज है। बिल्कुल, और वो ऊबड़ खाबड़ बनावट सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। यहीं से इसकी वो दोहरी भूमिका शुरू होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा, जिसे हम एक्सोक्राइन पैंक्रियास कहते हैं, वो पाचन के लिए बहुत शक्तिशाली एंजाइम बनाता है। तो ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम बन सकें। लेकिन इसी भुट्टे जैसी सतह के बीच में कुछ कोशिकाओं के छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये इसका एंडोक्राइन हिस्सा है जो सीधे खून में हार्मोन छोड़ता है। अच्छा, यानी एक ही अंग के अंदर दो अलग अलग फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, एक पाचन के लिए और दूसरी हार्मोन के लिए। और इन सब का वजन, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, सिर्फ 91.8 ग्राम, ताश की गड्डी जितना। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है ना। जब इतनी छोटी और नाजुक चीज पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो गड़बड़ी की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। तो इन गड़बड़ियों के बारे में क्या बताया गया है? बिल्कुल, जब ये संतुलन बिगड़ता है तो समस्याएं शुरू होती हैं, खासकर हार्मोनल फैक्ट्री में। सोर्स 3 मेन कंडीशंस पर फोकस करते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के 2 प्रमुख हार्मोनों के उत्पादन और उपयोग से जुड़ी हैं। पहली और सबसे नाटकीय स्थिति है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज सोर्सेस के मुताबिक ये तब होता है जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि मतलब शरीर का एक जरूरी अंग अचानक अपना सबसे जरूरी काम करना बंद क्यों कर देता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये कोई साधारण खराबी नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है। इसका मतलब है कि शरीर की अपनी सेना, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, जिसका काम बाहरी कीटाणुओं से लड़ना है, वो गलती से अपने ही शरीर की कोशिकाओं को दुश्मन समझ लेता है और उन पर हमला कर देता है। इस मामले में ये सेना पैंक्रियास के अंदर मौजूद बीटा सेल्स को चुन चुनकर नष्ट कर देती है, और यही वो खास कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है, मतलब शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है। तो अगर टाइप 1 में शरीर की अपनी ही प्रणाली हमला करती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी जेनेटिक ज्यादा है और जीवन शैली से इसका कोई लेना देना नहीं? क्योंकि लोग अक्सर डायबिटीज को खान पान और रहन सहन से जोड़ते हैं। ये एक आम उलझन है, और आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। टाइप 1 डायबिटीज में जेनेटिक प्रवृत्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति में जेनेटिक रूप से इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन कोई बाहरी चीज जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन इस ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को शुरू कर सकता है,
जीवन शैली और खानपान का इससे सीधा संबंध नहीं है, जैसा कि हम टाइप 2 डायबिटीज में देखते हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री पर ही ताला लग गया है, और इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पर। सोर्स बताते हैं कि इसमें पैंक्रियास इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन शरीर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्ट्री तो चल रही है, माल भी बन रहा है, लेकिन जिन ग्राहकों तक माल पहुंचना है वे दरवाजे नहीं खुल रहे। बहुत ही सटीक उपमा है। और अगर हम इसे और गहराई से देखें तो ये दरवाजे इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि कोशिकाओं की सतह पर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जो इंसुलिन के सिग्नल को सुनने वाले ताले की तरह काम करते हैं, वे इस सिग्नल को ठीक से सुन नहीं पा रहे। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सालों तक ज्यादा चीनी और इंसुलिन के संपर्क में रहने से वे असंवेदनशील हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तेज आवाज में लगातार रहने से हमारे कान उस आवाज के आदी हो जाते हैं। तो शरीर क्या करता है फिर? क्या पैंक्रियाज और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है? हाँ बिल्कुल। इसी प्रतिरोध को दूर करने के लिए पैंक्रियास और भी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं ज्यादा इंसुलिन भेजूंगा तो शायद कोशिकाएं सुन लें। कुछ समय तक ये काम करता भी है, लेकिन ये एक हारी हुई लड़ाई है। समय के साथ वो बेचारी बीटा कोशिकाएं लगातार ओवरटाइम करके थक जाती हैं और धीरे धीरे उनकी इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होने लगती है। तो ये एक दोहरी मार है, पहले रेजिस्टेंस और फिर उत्पादन में कमी। तो एक तरफ इंसुलिन है जो शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ग्लूकागॉन है जो इसका ठीक उल्टा काम करता है। ये तो एक तरह से कार के एक्सीलरेटर और ब्रेक जैसा हुआ है ना, जो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि गाड़ी की रफ्तार बनी रहे। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। इंसुलिन ब्रेक की तरह है जो ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है, और ग्लूकागॉन एक्सीलरेटर की तरह है जो लिवर को स्टोर की हुई शुगर खून में छोड़ने का सिग्नल देकर ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा गिरने से बचाता है। एक स्वस्थ शरीर में ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड शुगर को एक बहुत ही संकीर्ण और सुरक्षित दायरे में रखते हैं। और यहीं पर वो तीसरी स्थिति आती है जिसका जिक्र सोर्सेज में है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये शब्द तो सीधा साधा लगता है, हाइपर मतलब ज्यादा और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ इंसुलिन की कमी का नतीजा है? ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों का परिणाम है। लेकिन सोर्स एक और पहलू की ओर इशारा करते हैं, ग्लूकागॉन का जरूरत से ज्यादा उत्पादन। कुछ मामलों में शरीर का एक्सेलरेटर यानी ग्लूकागॉन फंस जाता है और लगातार दबता रहता है, जबकि ब्रेक यानी इंसुलिन या तो है ही नहीं जैसा टाइप 1 में होता है, या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा जैसे टाइप 2 में होता है। इसका नतीजा ये होता है कि लिवर बिना रुके खून में शुगर छोड़ता रहता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ ब्रेक फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक्सेलरेटर के भी बेकाबू हो जाने की कहानी है। ये संतुलन का पूरी तरह से बिगड़ जाना है। बिल्कुल। और ये हमें उस मुख्य विचार पर वापस लाता है कि पैंक्रियास सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि शरीर का मुख्य एनर्जी रेगुलेटर है। ये तय करता है कि खाने से मिली ऊर्जा को कब इस्तेमाल करना है और कब भविष्य के लिए स्टोर करना है। जब ये नियामक प्रणाली टूट जाती है तो शरीर में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाता है, भले ही खून में ऊर्जा यानी शुगर भरी पड़ी हो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटे, हमने एक ऐसे अंग के बारे में जाना जो टैडपोल जैसा दिखता है, भुट्टे जैसी सतह वाला है और जिसका वजन ताश की गड्डी के बराबर है। लेकिन यह सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक दोहरी भूमिका निभाने वाला पावर हाउस है, जो पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन भी। सही। और हमने ये भी समझा कि जब शरीर की अपनी ही सेना इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है तो टाइप 1 डायबिटीज होती है। जब कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को सुनना बंद कर देती हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत होती है। और जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का वो नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो शरीर की पूरी ऊर्जा प्रणाली को ठप कर सकता है। यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि शरीर कोई मशीन नहीं है बल्कि एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम है। हम अक्सर बीमारियों को मैकेनिकल खराबी की तरह देखते हैं, एक पुर्जा टूट गया उसे बदल दो, लेकिन पैंक्रियास का मामला दिखाता है कि ये शरीर के इंटरनल कम्युनिकेशन के टूटने की कहानी है। बीटा कोशिकाएं, लिवर, मांसपेशियां, वसा कोशिकाएं, ये सब लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डायबिटीज सिर्फ शुगर की कहानी नहीं है, ये इस बातचीत के बिगड़ने, सिग्नलों के गलत समझे जाने और संदेशों के अनसुने रह जाने की कहानी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है
और ये मुझे एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर का ये आंतरिक संवाद इतना नाजुक है और इसके टूटने के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो ये हमें अपने शरीर से आने वाले छोटे-छोटे और सूक्ष्म संकेतों को सुनने और समझने के महत्व के बारे में क्या सिखाता है, इससे पहले कि संवाद पूरी तरह टूट जाए? हमारे शरीर के अंदर की दुनिया भी मतलब कमाल की है। कुछ अंग तो बिल्कुल सामने होते हैं हीरो की तरह, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी शोर शराबे के पूरा शो चला रहे होते हैं। सही बात है। आज हम ऐसी एक गुमनाम हीरो की कहानी में उतरेंगे। पैंक्रियास यानी अग्न्याशय, ये कहाँ छिपा है, इसका डिजाइन कैसा है और क्यों इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारा आधार है पैंक्रियाटिक एनाटॉमी, पोजीशन एंड पार्ट्स नाम का एक दस्तावेज। अच्छा, हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैंक्रियास क्या है, बल्कि ये महसूस करना है कि हमारे शरीर की इंजीनियरिंग कितनी लाजवाब हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इस छिपे हुए अंग को ढूंढ निकालते हैं। दस्तावेज में पहली लाइन कहती है कि ये पेट के पीछे और रीढ़ की हड्डी के आगे होता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मामूली बात होगी, पर अब लग रहा है कि ये तो एक तरह से बैकस्टेज में रहकर ही पूरा काम संभालना है। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये कोई साधारण बैकस्टेज नहीं है, ये शरीर का प्राइम रियल एस्टेट है। प्राइम रियल एस्टेट? हाँ, सोचिए, ये एक ऐसे मोहल्ले में रहता है जिसके पड़ोसी हैं लिवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। ये शरीर का सबसे व्यस्त और जरूरी चौराहा है। अच्छा, इसका यहाँ होना इसे इन सभी अंगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा देता है। ये शरीर का वो रिश्तेदार है जो शादी में कोने में चुपचाप बैठा रहता है, पर बाद में पता चलता है कि पूरा केटरिंग का काम उसी ने संभाला था। एकदम, बिल्कुल वही। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। अच्छा, दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है। ये शरीर में सीधा नहीं है, बल्कि दाएं से बाईं ओर लेता हुआ है, जैसे किसी ने इसे आड़ा रख दिया हो। हाँ, और ये कोई डिजाइन की गलती नहीं है। ये एक पुल की तरह है जो शरीर के दो हिस्सों को जोड़ता है। एक पुल? हाँ, इसका सिर यानी हेड शरीर के दाईं ओर होता है और इसकी पूंछ यानी टेल बाईं ओर स्प्लीन को लगभग छू रही होती है। ओहो। ये शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला एक कम्युनिकेशन ब्रिज है एक तरह से। ठीक है, तो हमने इसे ढूंढ लिया है, ये शरीर के बीचों बीच छिपा है। अब जरा इस पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। दस्तावेज बताता है कि इसके 4 अलग-अलग हिस्से हैं: सिर, गर्दन, शरीर और पूंछ। और देखिए, इससे इन 4 हिस्सों में बांटकर समझना बहुत काम की चीज है। तभी पता चलता है कि हर हिस्से का अपना क्या खास रोल है और उसकी जगह इतनी सटीक क्यों है। तो शुरुआत करते हैं सिर से। दस्तावेज कहता है कि यह सबसे चौड़ा हिस्सा है और ये ग्रहणी यानी डिओडेनम के मोड़ में टिका होता है। 1 मिनट, टिका होता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे बड़े ध्यान से डिजाइन करके वहां फिट किया हो। क्या ये वाकई इतना सटीक है? ये सटीक से भी ज्यादा है। ये कुदरती इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अच्छा। इसे हाईटेक किचन की तरह समझिए। हमारा पेट खाने को आधा पचाकर एक पेस्ट बनाता है और फिर उसे डिओडेनम नाम के काउंटर पर भेजता है, जो हमारी छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है। बिल्कुल। और पैंक्रियास का सिर ठीक उसी काउंटर के नीचे एक मास्टर शेफ की तरह बैठा है, जो सही समय पे सही एंजाइम का छिड़काव करता है। मतलब ये सही समय पर सही जगह होने वाली बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और ये कोई आम एंजाइम नहीं है। इनमें अमाइलेज है, जो चावल रोटी जैसे स्टार्च को तोड़ता है। लाइपेज है, जो घी तेल जैसे फैट को पचाता है। और प्रोटीएज है, जो दाल और पनीर के प्रोटीन पर काम करता है। वाह। मतलब ये अंग हर तरह के खाने के लिए एक स्पेशलिस्ट टूलकिट तैयार रखता है। अगर इसका सिर 1 इंच भी इधर उधर होता ना, तो पूरी रेसिपी बिगड़ जाती। हाँ, और हमारा पूरा पाचन तंत्र ठप हो जाता। कमाल है। सिर के बाद दस्तावेज में गर्दन का जिक्र है। इसे बस सिर और शरीर को जोड़ने वाला एक छोटा हिस्सा बताया गया है। क्या इसका कोई और भी महत्व है? हाँ, इसे सिर्फ एक कनेक्टर समझना इसकी अहमियत को कम करना होगा। अच्छा, ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर या एक लचीला जोड़ है। हमारा शरीर लगातार हिलता डुलता है, हम झुकते हैं, दौड़ते हैं। सही बात है। ये गर्दन पैंक्रियास को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि वो इन झटकों को सह सके और अपनी जगह पे बना रहे। ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत जरूरी काम करता है। समझ गया। तो सिर हुआ मास्टर शेफ, गर्दन हुई फ्लेक्सिबल जॉइंट। अब आते हैं बीच के हिस्से, यानी शरीर पर। दस्तावेज कहता है कि ये गर्दन और पूंछ के बीच में है और थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है।
शरीर को आप पैंक्रियास की मुख्य फैक्ट्री या वर्कशॉप कह सकते हैं। एक्चुअली हाँ, ज्यादातर एंजाइम यहीं बनते हैं और इसका ऊपर की ओर उठा होना भी बहुत बहुत रणनीतिक है। जी। ये इसे पेट के नीचे और शरीर की बड़ी खून की नसों जैसे एओर्टा के ऊपर आराम से टिकने की जगह देता है। अच्छा। ये अपनी जगह पर एकदम फिट बैठता है, जी। जिससे ये सुरक्षित भी रहता है और अपना काम भी बिना किसी रुकावट के कर पाता है। और आखिर में आती है पूंछ, जो सबसे पतला हिस्सा है और स्प्लीन के पास जाकर खत्म होती है। तो क्या ये बस एक सिरा है, एक एंड पॉइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अरे? अगर सिर पाचन का हेडक्वार्टर है, तो पूंछ पैंक्रियास का हार्मोनल हेडक्वार्टर है। हार्मोनल हेडक्वार्टर? हाँ, इसका काम खाने को पचाना नहीं, बल्कि खून में शुगर को कंट्रोल करना है। अरे वाह, मतलब एक ही अंग के अंदर दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। एकदम। पूंछ वाले हिस्से में खास तरह के सेल्स होते हैं, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। हाँ, सुना है। यहीं से इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन बनते हैं। इंसुलिन खून से अतिरिक्त शुगर को कम करता है और ग्लूकागॉन जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ाता है। और इसका स्प्लीन के पास होने का क्या मतलब है? इसका स्प्लीन के पास होना, जहां खून की बड़ी बड़ी नसें होती हैं, ये सुनिश्चित करता है कि ये हार्मोन बनते ही सीधे खून में जा सके और पूरे शरीर में तुरंत पहुंच जाएं। अच्छा। तो पूंछ कोई एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड है। तो अगर मैं पूरी तस्वीर को जोड़ूं, पैंक्रियास पेट के पीछे छिपा हुआ एक ऐसा अंग है जो दो बड़े काम एक साथ करता है। इसका सिर जो दाईं ओर है एक पाचन विशेषज्ञ है और इसकी पूंछ जो बाईं ओर है एक हार्मोन विशेषज्ञ। और ये पूरा अंग शरीर में एक पुल की तरह फैला है। बिल्कुल सही सार निकाला है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसकी बनावट और इसका काम वो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। सिर का डोडेनम के मोड़ में होना उसके पाचन के काम के लिए जरूरी है और पूंछ का बड़ी रक्त वाहिकाओं के पास होना उसके हार्मोनल काम के लिए। मतलब शरीर में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मोड़, हर उभार, हर हिस्से की एक वजह है। आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि पैंक्रियास सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि एक बेहद चालाकी से डिजाइन की गई दोहरी भूमिका वाली मशीन है। बिल्कुल। ये पाचन और हार्मोन दो बिल्कुल अलग-अलग सिस्टम को एक ही जगह से कंट्रोल करता है। हमने इसके 4 हिस्सों सिर, गर्दन, शरीर और पूंछ को समझा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये समझी कि ये हिस्से अलग-अलग नहीं है। ये एक ही कहानी के 4 अध्याय हैं जो बताते हैं कि कैसे शरीर में लोकेशन और फंक्शन हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। ये शरीर के एक इकोसिस्टम की तरह है, जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। इस पूरी बातचीत में मेरे लिए जो सबसे यादगार बात रही वो पैंक्रियास के सिर की लोकेशन है। ये विचार कि एक अंग ठीक उस जगह पर बैठा है जहां पाचन का सबसे जरूरी काम शुरू होना है, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये प्रकृति के प्लानिंग का एक अद्भुत सबूत है। ये सच में आकर्षक है। ये लाखों साल के विकास का नतीजा है, जिसने हर अंग को उसकी सबसे कुशल और असरदार जगह पर तराश कर रखा है। ये महज संयोग नहीं, ये परफेक्शन है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? ये हमें दिखाता है कि हमारे शरीर के अंग अकेले काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। उनकी जगह, उनका आकार और उनके पड़ोसी सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए एक साथ काम करता है। पैंक्रियास की शारीरिक रचना इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और यह एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कभी सोचिए, अगर पैंक्रियास का डिजाइन थोड़ा अलग होता, मान लीजिए अगर इसका सिर डोडेनम के पास ना होकर कहीं और होता, या इसकी पूंछ खून की नसों से दूर होती, तो हमारे पूरे पाचन तंत्र और हार्मोनल सिस्टम को खुद को कैसे बदलना पड़ता? सही बात है। शरीर की ये इंजीनियरिंग हमें संरचना और कार्य के उस अटूट रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज पैंक्रियास की दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसा अंग जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, पर वो चुपचाप हमारे शरीर के कुछ सबसे जरूरी काम करता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे ये एक अंग 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से खराब हो सकता है। हाँ? आज हम पैंक्रियास से जुड़ी 3 समस्याओं पर बात करेंगे: हाइपोग्लाइसीमिया, पैंक्रियाटिटिस और पैंक्रियाटिक कैंसर। और ये तीनों समस्याएं असल में एक ही कहानी कहती हैं।
कि जब शरीर का एक मास्टर रेगुलेटर यानी पैंक्रियास अपना नियंत्रण खो देता है तो क्या होता है। ये सिर्फ बीमारियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये संतुलन बिगड़ने की कहानी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली गड़बड़ी से, जो जुड़ी है हार्मोन से, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब लो ब्लड शुगर। जी। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये तब होता है जब शरीर बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि पैंक्रियाज अचानक ओवरटाइम काम क्यों करने लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमेशा ओवरटाइम जैसा नहीं होता। इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात सामने आती है, वो है इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा, ये क्या है? ये एक तरह का ट्यूमर है। ज्यादातर मामलों में ये कैंसर वाला नहीं होता, पर ये पैंक्रियास में बन जाता है और बस बिना रुके इंसुलिन बनाने लगता है, अच्छा, चाहे शरीर को उसकी जरूरत हो या नहीं। तो ये एक तरह से पैंक्रियाज के अंदर एक बागी फैक्ट्री जैसा है, जो शरीर के बाकी सिग्नल्स को सुनना ही बंद कर देती है। बिल्कुल सही समझा आपने, और बस इंसुलिन बनाती रहती है, जिससे शुगर का लेवल गिर जाता है। समझ गया। ये हार्मोनल रेगुलेशन का एक क्लासिक फेलियर है, जहां एक छोटा सा ट्यूमर पूरे शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को ठप कर सकता है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया पैंक्रियाज के हार्मोन बनाने के काम में गड़बड़ी है, तो पैंक्रियाटाइटिस वो उसके पाचन एंजाइम बनाने के काम में एक बहुत ही खतरनाक गड़बड़ी है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। स्रोतों में लिखा है कि इसमें पैंक्रियाज खुद को ही पचाना शुरू कर देता है। ये सुनने में ही भयानक लगता है। ये होता कैसे? देखिए, पैंक्रियास बहुत शक्तिशाली एंजाइम बनाता है, जैसे लाइपेज और एमाइलेज, जो फैट और कार्ब्स को तोड़ते हैं। जी। आमतौर पर ये एंजाइम तब तक बंद रहते हैं, मतलब इनएक्टिव, जब तक वे छोटी आंत में नहीं पहुंच जाते। ओके। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस में ये एंजाइम समय से पहले ही पैंक्रियास के अंदर ही सक्रिय हो जाते हैं। अरे, तो ये कुछ ऐसा है जैसे वॉशिंग मशीन का दरवाजा बंद होने से पहले ही डिटर्जेंट और पानी अंदर आ जाए। बहुत सही एनालॉग है। सब कुछ गलत जगह पर गलत समय पर। तो इसकी वजह क्या है? हमारे स्रोत इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। एक तो पित्त की पथरी, मतलब गाल स्टोन्स, जो एंजाइम के रास्ते को ब्लॉक कर सकती है, और दूसरा, या फिर बहुत ज्यादा शराब का सेवन, वो भी इन एंजाइम को समय से पहले जगा देता है। इसमें ये भी लिखा है कि ये अस्थायी और लंबे समय तक चलने वाली दोनों हो सकती है। हाँ, एक्यूट और क्रॉनिक। एक मरीज के लिए इन दोनों में असल में क्या फर्क होता है? फर्क बहुत बड़ा है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक अचानक, बहुत तेज और दर्दनाक हमला होता है, जिससे मरीज ठीक हो सकता है। और क्रॉनिक? क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक धीमी, लगातार चलने वाली सूजन है, जो धीरे धीरे पैंक्रियास को स्थायी रूप से नष्ट कर देती है। ओह, तो उसे पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल में हमेशा के लिए समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल। हमने हार्मोन्स में रेगुलेशन का फेलियर देखा, एंजाइम्स में टाइमिंग का फेलियर। अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे डरावनी गड़बड़ी की, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, पैंक्रियाटिक कैंसर। हमारे नोट्स में सबसे बड़ी बात यह लिखी है कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पैंक्रियास की लोकेशन। ये पेट में बहुत गहराई में दूसरे अंगों के पीछे छिपा होता है। हाँ। इसीलिए जब ट्यूमर बढ़ना शुरू होता है तो वो तब तक कोई खास लक्षण पैदा नहीं करता, जब तक कि वो काफी बड़ा ना हो जाए। और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? क्या वो इतने आम होते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते? हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआती लक्षण बहुत ही आम हो सकते हैं, जैसे पीठ में दर्द, अपच या बिना किसी कारण के वजन कम होना। ये तो किसी भी और वजह से हो सकता है। सही बात है। ज्यादातर लोग इन्हें किसी और मामूली समस्या से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक पीलिया जैसे गंभीर लक्षण दिखते हैं, तब तक बीमारी अक्सर काफी आगे बढ़ चुकी होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि पैंक्रियास 3 अलग-अलग तरीकों से खराब हो सकता है। हार्मोन की बागी फैक्ट्री यानी हाइपोग्लाइसीमिया, एक खतरनाक टाइमिंग की गड़बड़ी पैंक्रियाटाइटिस, और कोशिकाओं की खामोश अनियंत्रित बढ़ोतरी यानी कैंसर। हाँ, ये तीनों एक ही अंग की कहानी के 3 अलग-अलग अध्याय हैं। सही। और ये पूरी चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक अंग का सटीक संतुलन हमारे हार्मोन्स, पाचन और कोशिकाओं के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर में और कितनी ऐसी खामोश और एकदम सटीक प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? ठीक वही,